Hello guys, a very warm welcome to all of you to this beautiful platform of Chem Academy. So today the topic that we are going to discuss is chemical kinetics. ठीक है, और ये तुम्हारा chemical kinetics का लेक्चर नंबर 1 रहेगा. केमिकल काइनेटिक्स हमारी केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सबको ही पता है कि दिस बिलोंग्स टू द फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है. वाई स्कोरिंग? क्योंकि ये वो टॉपिक है ना, फिजिकल के जितने टॉपिक्स हैं उनमें से दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो हम क्लास 12th से पढ़ रहे हैं. और यकीन मानो कक्षा 12वीं से लेके जो अभी तक हम पढ़ेंगे उसमें अंतर है, बट बहुत अंतर नहीं है. जो शुरू का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला पार्ट है वो जो क्लास 12th में तुम पढ़ते थे वो सेम ही पार्ट है ना, 80% इज सेम वहाँ का. हाँ, जो हायर काइनेटिक्स है, अब जैसे तुम सॉल्यूशन काइनेटिक्स में चले जाओगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आ जाएगी, वो सब तुम 12th में नहीं पढ़ते हो, ठीक है, बट एटलीस्ट बेसिक पार्ट तो वही है. एंड सेकेंडली, सो दिस इज़ वेरी रिलेटेबल टॉपिक. ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं. और दूसरा, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है. आप चाहे गेट का एग्जाम देख लो, चाहे आप CSR नेट का एग्जाम देख लो, चाहे आप जैम का एग्जाम देख लो, अच्छी खासी वेटेज रखता है, अच्छी खासी वेटेज रखता है हर एग्जाम में, ठीक है. सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज केमिकल काइनेटिक्स. Chemical kinetics, and this is your lecture number 1 of chemical kinetics. So lecture number 1 में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करेंगे रेट्स की. किसकी बात करेंगे? रेट्स की बात करेंगे, ठीक है. ऑब्वियसली केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर है, तो केमिकल काइनेटिक्स अगर चैप्टर का नाम है तो चैप्टर में क्या डिस्कस होगा? रेट ऑफ रिएक्शन. सो हमारा पहला सब टॉपिक इसका रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कहने का अर्थ क्या हुआ? मतलब वो बात कर रहा है कि कोई रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है या कितना धीरे हो रहा है ना, उस चीज की बात कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है. हाउ फास्ट अ रिएक्शन इज और हाउ स्लो अ रिएक्शन इज. सो इट इज टॉकिंग अबाउट, लाइक वील बी डिस्कसिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना, कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. चलिए, मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं. मेरे पास A है प्लस B है, गिव्स अस C है प्लस D है. लेट अस सपोज आई हैव दिस रिएक्शन, मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है. सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे बताओगे? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे? तो अगर मुझे कोई बोलता है कि इस रिएक्शन की स्पीड बताओ, तो मैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो मैं A की टर्म्स में भी बता सकता हूं, मैं B की टर्म्स में भी बता सकता हूं, मैं C की टर्म्स में भी बता सकता हूं, मैं D की टर्म्स में भी बता सकता हूं. कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या? हाउ डू वी डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन? हम कहते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम. यानी आपकी कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की, वो समय के साथ कितनी जल्दी बदल रही है. अगर वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है इसका मतलब रिएक्शन का रेट फास्ट, और अगर वो धीरे धीरे चेंज हो रही है इसका मतलब रिएक्शन का रेट स्लो है. तो यानी अगर मुझे कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली डिफाइन करूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन concentration of reactant or product divided by change in time. यानी कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसे हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. अब बात आती है कि अगर रिएक्शन का रेट है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो रिएक्टेंट A भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट C भी हो सकता है, वो D भी हो सकता है. यानी आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में डिफाइन कर सकते हो, पर आप कैसे डिफाइन करोगे? हाउ डू वी डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? तो मैं लिखता हूं पहले रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A. पहले मैं A की टर्म्स में डिफाइन कर देता हूं और मैं थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री ऐड कर देता हूं, थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री ऐड. अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A डिफाइन करना है, सबसे पहली बात आपको ये पहचानना है कि A रिएक्टेंट है, और क्योंकि A रिएक्टेंट है तो A की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करती है, इसलिए यहां पे नेगेटिव का साइन आएगा. तो सबसे पहले तो यहां पे एक नेगेटिव का साइन आएगा. वाई?
क्योंकि मेरा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है और डिक्रीज एक नेगेटिव चेंज होता है, इसलिए नेगेटिव का साइन लगा दिया। उसके बाद में 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक, एससी मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, मल्टीप्लाइड बाय डीए बाय डीटी, यानी -1 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 2 डी बाय डी टी। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पी। अगेन बी एक रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन आएगा, चाहे आगे लगा लो 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इंटू माइनस ऑफ डी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाय डी टी। तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी के 3। अभी मैं एवरेज इंस्टेंटेनियस ये सारी की सारी बातें भी करूंगा तुमसे, चिंता मत करो। हालांकि वो चीजें अगेन तुम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, चलेगा। क्या मैं भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसी रेट ऑफ रिएक्शन को सी की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी। बिल्कुल लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी। रिएक्शन एक बार लिख देता हूं मैं फिर से, 3b 4c 5d। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी क्या हो जाएगा 1/4। अब क्योंकि सी प्रोडक्ट है तो ये बन रहा है, और बनना प्रोडक्शन कैसे चेंज है, पॉजिटिव डी सी बाय डी टी। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी। इन टर्म्स ऑफ डी क्या आएगा 1/5 डी डी बाय डी टी, ठीक है। और यानी मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूं, फिर मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं नीचे, आई कैन सिंपली राइट अ कंक्लूजन अगर ए की टर्म में रेट लिखना है तो 1/2, क्योंकि रिएक्टेंट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। मैं फिर बता दूं डी ए का मतलब क्या होता है चेंज, डी का मतलब चेंज, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बटा चेंज इन टाइम, डी इज चेंज, ठीक है। शायद ये सबको पता है इतना सा, तो आई थिंक बेसिक सबका क्लियर होगा। उसके बाद अगर बी की टर्म में लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन तो 1/3। अगेन माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिक्रीज करती है, 1/4 डी सी बाई डी टी, 1/5 डी डी बाई डी टी। यहां पे तुमको कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, नेगेटिव साइन सिग्निफाई डिक्रीज इन concentration of A, ठीक है। अगेन नेगेटिव साइन सिग्निफाई डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। यहां पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आया, नो नेगेटिव साइन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, बिल्कुल मेरा इरादा है बिल्कुल तुम्हें बताने का। आई वुड लव टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइस, ठीक है। आपने सबसे ये देख लिया। अच्छा हाँ, मैं जो चीज़ बोल रहा था कि D का मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन, समझे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है ये सबको क्लियर हुआ होगा कि हाउ डू वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अगली चीज जो हमको सीखनी है वो सीखनी है रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ चेंज, ये तीन चीजें सीखनी है हमको। और ये तीन चीजें मैं सेम रिएक्शन लिख देता हूं जो पहले लिखी थी, यानी 2a + 3b, या कुछ और लिख देता हूं, या ये सिंपल छोटी सी रिएक्शन लिख देते हैं। अब मान लो कोई मेरे से यहाँ पे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबको ही पता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं अभी भी सिखा चुका हूँ। बेटा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जाएगा, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, आप हमेशा हमेशा चाहे एक ही टर्म में डिफाइन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्री ऑफ ए, आप हमेशा स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जाएगा स्टोशियोमेट्री से डिवाइड किया जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है। 1/3 अगेन माइनस आएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है। और फिर यहां पे आएगा 1/4, कोई माइनस नहीं आया क्योंकि प्रोडक्ट है। अब अगर मुझे कोई बोले कि भैया आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ना, डिसअपीयरेंस मतलब खत्म हो जाने का रेट। अब पहली बात, अगर वो रेट की बात कर रहा है, रेट का मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा रेट किसका, डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस क्या होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब डिसअपीयरेंस नेगेटिव चेंज, डिसअपीयरेंस एक नेगेटिव चेंज है। डिसअपीयरेंस मतलब एक खत्म होता जा रहा है, यानी एक की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज एक नेगेटिव चेंज है। सो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा ए डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब मैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहा हूं। तो रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। अब किसके रेट की बात हो रही है, नेगेटिव चेंज, मतलब नेगेटिव, डी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहां किसी स्टोशियोमेट्री से डिवाइड नहीं कराया जाएगा। जब आप डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के रेट को डिफाइन करोगे तो आप किसी प्रकार की स्टोशियोमेट्री से डिवाइड नहीं करोगे। अब मान लो उसके बाद आपको डिफाइन करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी, डिसअपीयरेंस ऑफ बी का मतलब नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, ठीक है। नेगेटिव, डी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब सी अपीयर हो रहे हैं, अच्छा यहाँ पे स्टोशियोमेट्री से बिल्कुल डिवाइड नहीं करना है आपको, डी सी बाय डी टी। यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आया क्योंकि रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट, और अपीयरेंस पॉजिटिव चेंज है इसलिए पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो यानी ये जो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी है, ये क्या बन गया, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी बन गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी बन गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी, और डी सी बाई डी टी बन गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस। अच्छा बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की,
किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे स्पेस उतना बचा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं अपन और बात कर लेते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मान लो मुझे कोई बोलते रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का मतलब, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ व्हाट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब उसने यहाँ पे सिर्फ चेंज बोला, उसने कोई नेगेटिव थोड़ी ना बोला, तो यहाँ किसी प्रकार के नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। बट अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता तो डिसअपियरेंस का मतलब होता है नेगेटिव चेंज, क्योंकि डिसअपियरेंस का मतलब होता है नेगेटिव चेंज, इसलिए वहाँ पे माइनस आता है। नेगेटिव चेंज है तो नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, पर यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ चेंज की बात है तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज ही आएगा। उसके बाद जैसे मान लो वो कहता है रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अब मतलब वो ए की बात कर रहा है, रेट का मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसने कोई नेगेटिव नहीं बोला, उसने सिर्फ चेंज बोला, चेंज मतलब डी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की। किसकी बात करेंगे, एवरेज रेट क्या होता है वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है, एवरेज का मतलब डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस का मतलब डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट का मतलब डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल, फॉर अ टाइम इंटरवल। जैसे मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 10 मिनट्स टू 15 मिनट, या मैंने बोला कि बताओ पहले 15 मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कोई रिएक्शन शुरू करी हमने, पहले 20 मिनट में उसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन था। जब एक टाइम इंटरवल की बात की जाए उसको बोलेंगे एवरेज रेट। सो एवरेज रेट इज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात की जाए वो होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ जब रिएक्शन शुरू करने के बाद 15 मिनट हुए थे, 15वें मिनट पे क्या रेट था, राइट, 10वें मिनट पे क्या रेट था, 9th मिनट पे क्या रेट था, 5th मिनट पे क्या रेट था। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट पूछा जाए, पर्टिकुलर टाइम पे, वो इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ना। इसको एक एग्जांपल से, हम बहुत खूबसूरत से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकते, समझ जरूर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक इनिशियल पॉइंट था और ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। लेट अस सपोज मैं एक गाड़ी लेके ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, आई हैव अ कार एंड आई एम ड्राइविंग दिस कार, ठीक है। लेट अस सपोज मैं पॉइंट ए से निकला और पॉइंट बी तक मुझे जाना है ना। मान लो मैं पॉइंट ए से कितने बजे निकला, मैं निकला 2 बजे दोपहर के। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि आप गाड़ी लेके दोपहर 2 बजे निकले, ठीक है, 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक आपकी क्या स्पीड थी, तो एवरेज है, क्या है, एवरेज। पर मुझसे कोई पूछे कि 2:15 पे आपकी क्या स्पीड थी, वो इंस्टेंटेनियस है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। तो आई होप एवरेज और इंस्टेंटेनियस का तुम्हें डिफरेंस समझ में आया। एवरेज का मतलब होता है जब एक टाइम इंटरवल, जैसे किसी ने मुझे पूछते बताओ पहले 5 मिनट में आपकी क्या स्पीड थी, जब आपने गाड़ी चलाना शुरू करी पहले 5 मिनट तक आपकी क्या स्पीड थी। लेट अस सपोज मैं पहले 5 मिनट में, मैं पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर गया, तो मैं बोलूंगा भाई मेरी स्पीड थी 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मिनट, पर ये एवरेज है ना, दिस इज एवरेज। मैं पहले 5 मिनट तक किसी स्पीड से थोड़ी ना चल रहा था, मेरी स्पीड कम ज्यादा हो रही थी, पर मैं अपनी 5 मिनट की एवरेज बताऊंगा। कैसे बताऊंगा कि भैया मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइडेड मैंने टाइम कितना लिया, तो वो एवरेज है। लेट अस सपोज किसने बोला पहले 1 घंटे में आपकी क्या स्पीड थी, आपने बोला मैं 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर गया, 60 किलोमीटर, तो मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पर क्या वो मेरी इंस्टेंटेनियस, वो मेरी एवरेज है, वो मेरी पहले 1 घंटे की एवरेज स्पीड है। उस 1 घंटे में मेरी गाड़ी 100 भी टच की होगी, मेरी गाड़ी 20 पे भी आई होगी, 10 पे भी आई होगी, 80 पे भी आई होगी, 70 पे भी आई होगी, 60 पे भी आई होगी, पर मेरा एवरेज क्या निकल के आया, दैट इज 60, तो वो एवरेज है।
सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम इंटरवल कि 10 मिनट में क्या स्पीड थी, 15 मिनट तक क्या स्पीड थी, वो टाइम इंटरवल की बात है, तो वो एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि मैं अगर 2 बजे निकला हूं, मुझसे पूछा किसने 2:20 पे तेरी क्या स्पीड थी, और लेट अस सपोज मेरी गाड़ी में आई हैव दिस कैमरा, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है मेरे स्पीडोमीटर को, और वहां पे टाइम आ रहा है, मेरे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आई, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी चला के देखी और मैंने देखा जब घड़ी पे 2:15 हुए तब मेरी स्पीड 30 थी। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस। जब घड़ी पे 2:20 हुए मेरी स्पीड 100 थी, वो इंस्टेंटेनियस है कि 2:20 पे 100 थी और 2:19 पे 30 थी, या 15 मिनट पे 30 थी, whatever, राइट। तो दैट इज योर, मतलब जो स्पीडोमीटर बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड बताता है। और अगर तुम ये निकालते हो कि आधे घंटे में हमने हमारा 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो मतलब हम कितने की स्पीड से, 80 की, वो एवरेज स्पीड है, दैट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। तो आई होप मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच का डिफरेंस समझा पाया। एवरेज क्योंकि एक टाइम इंटरवल के लिए, तो एवरेज हमेशा कैसे डिफाइन की जाती है, एवरेज हमेशा कैसे डिफाइन की जाती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि एवरेज एक टाइम इंटरवल के लिए है, तो यहां पे डेल्टा टी आता है चेंज इन टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर बात इंस्टेंटेनियस की जाए, तो आपका ये टाइम इंटरवल जीरो हो जाता है। इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल क्या हो जाता है आपका, जीरो, क्योंकि उसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं होता एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर मेरा डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये डेल्टा से बदल के क्या हो जाएगा, डेल, सो ये हो जाएगा डीसी बाय dt, और डीसी बाय dt क्या हो गया, स्लोप, ये आ गया स्लोप ऑफ, यानी रेट हम स्लोप से भी दे सकते हैं, रेट किससे दे सकते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का जो स्लोप ग्राफ, जो मतलब स्लोप होगी, वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट की बात की जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर, मोल पर, और चेंज इन टाइम का यूनिट मतलब यूनिट ऑफ टाइम यानी सेकंड, तो ये बन गया मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, तो उसका यूनिट आएगा कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट विच इज मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर, एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो वहां टाइम का यूनिट आएगा विच इज सेकंड, तो सेकंड जब ऊपर बन जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सो दिस इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अपन बात किसकी करेंगे, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें अपन सबसे पहले बात किसकी करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या वो होता है, इसके ऊपर सबसे पहले एक थ्योरी थी, लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये जो रिलेशन है, ठीक है, सबसे पहले क्या आया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन was first given by law of mass action.
ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन वाज फर्स्ट गिवन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, आइए जरा इस चीज को समझते हैं। पहले समझते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction is directly proportional concentration of reactant each raised to the power of their स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा, उसने कहा आप कोई भी एक रिएक्शन लिख लीजिए। लेट अस सपोज आपने एक रिएक्शन लिखी 2A + 3B गिव्स अस 4C। तो उसने कहा अगर इस रिएक्शन की रेट की बात करो तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। और उसने कहा डायरेक्टली डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर उसकी स्टोशियोमेट्री 2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर उसकी स्टोशियोमेट्री 3 है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मास एक्शन सेड एंड इट इज टोटली थ्योरेटिकल। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। या मैंने क्या अभी कोई एक्सपेरिमेंट किया क्या, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन देखी और लिख दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, उसको बोला गया रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये कांस्टेंट आया के, इसे क्या बोला गया, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसे कहा गया रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। सो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था टोटली थ्योरेटिकल था। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल। लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल, ठीक है। तो शुरू में ये दिया गया, बट सून इट वॉज डिस्कार्डेड, मतलब इसे निष्कासित कर दिया गया क्योंकि सब रिएक्शंस पे वैलिड नहीं था, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन आई, क्या लिमिटेशन आई कि भैया जो लॉ ऑफ मास एक्शन था was not valid for all reactions। मतलब मैं समझाता हूं, मतलब मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट है ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। यानी अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा भी दूं तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी के ए की पावर 1, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल करूं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर भी दूं, लेट अस सपोज मेरा पहला रेट जो है ये आर है, पहले जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है ये आर है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड तो जो मेरा नया रेट होगा R2 वो क्या होगा, के ये डबल कर दी, ये हो जाएगा 2k ए, ये हो जाएगा 2r। तो जो मेरा नया रेट R2 है वो डबल हो गया, वो 2r हो गया। बट एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, मतलब मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करा, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड, it was found that on doubling a concentration of A, rate of reaction becomes double नहीं, becomes 4 times। तो भैया अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की मान के चलूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो क्योंकि यहां स्टोशियोमेट्री 1 है देयरफॉर ए की पावर 1 आना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली अच्छा अगर ए की पावर 1 आया इसका मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना चाहिए। यानी इसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law, if concentration of A is doubled, if concentration of A is doubled, if concentration of A is doubled, rate also becomes double, rate also becomes double. अगर मैं concentration बढ़ाता हूँ रेट भी डबल हो जाता है. But experimentally it was found that on doubling concentration of A, rate of reaction becomes 4 गुना बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन. भाई ये गजब बात है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मेरा पहला रेट R था और इसकी पावर मुझको नहीं पता, मान लो n है, क्योंकि 1 तो नहीं है ना. अगर 1 होती तो डबल ही हो जाता, पर यहां डबल तो हो नहीं रहा, 4 गुना बढ़ रहे. तो मतलब मेरा रेट बन जाता है 4R जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को करता हूं डबल. अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरा R से R कट जाएगा, मेरा K से K कट जाएगा, ये बनेगा 1/4. ये आएगा A की पावर n, नीचे आएगा 2 की पावर n और A की पावर n, है ना. 2 की पावर n, A की पावर n, A की पावर n कट गया. फिर क्या बचा? ये बचा 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, या 1/4 लिख लो इसको. 1/4 बराबर है 1/2 की पावर n. ठीक है, मतलब 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर बराबर है 1/2 की पावर n. तो यहां से क्या हुआ? Therefore n is equal to 2. तो मैं यही बता रहा हूं, मतलब ये चीज तुम आगे जाके सीख भी जाओगे. तो भैया मैंने क्या बोला? आपने बोला इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. तो मैंने कहा जो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया जिसने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, और उसकी पावर इसकी स्टोशियोमेट्रीज आती है कॉन्सेंट्रेशन की ना, जो भी जैसे ए की स्टोशियोमेट्री आ गई, बी पे बी की स्टोशियोमेट्री, सी पे सी की स्टोशियोमेट्री. और ये टोटली थ्योरेटिकल था, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, उसके जो मन में आया उसने बोल दिया. अब कुछ रिएक्शंस पे ये वैलिड भी हुआ, बट बहुत सारी ऐसी रिएक्शन थी जहां लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ कह रहा था मगर एक्सपेरिमेंटली कुछ और ही पता चला. जैसे यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि ए की पावर 1 पे डिपेंड करता है, यानी अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं तो रेट तो डबल होना चाहिए था, मगर वो कितने गुना बढ़ रहा है. हैरानी की बात यह है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 गुना. इट इज इंक्रीजिंग बाय 4 टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स माई बडी. सो यस, दिस इज एन एक्सेप्शन यार, नॉट एक्सेप्शन. लाइक दिस टेल्स अस दैट कि हमारा ये फॉलो नहीं हो रहा. Therefore it was discarded. Law of mass action was not valid, therefore it was discarded. इसको डिस्कार्ड करने के बाद आया था एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, आफ्टर फेलियर ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, आफ्टर फेलियर ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के फेल होने के बाद, आफ्टर फेलियर ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन वाज गिवन. एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. अच्छा, इसने क्या कहा? ऐसा मत समझना कि पता नहीं क्या बवाल कर दिया. बवाल कुछ नहीं किया. एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन ने क्या कहा? उसने कहा आपकी कोई भी एक रिएक्शन है, एक्स वाई जेड, आप कोई भी रिएक्शन ले लो, 2a + b गिव्स अस c. उसने कहा एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसकी बात कर रहा हूं? नाम में बातें छुपी हैं. एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन. एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन ने कहा कि यह बात तो सत्य है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करेगा ए पे, पर उसकी पावर क्या होगी मुझे नहीं पता. ये डिपेंड करेगा बी पे, पर उसकी पावर क्या होगी मुझे नहीं पता. और n एंड m आर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज. n एंड m आर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है. तो यानी ये जो नया लॉ आया ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड था. ठीक है, फटाफट से एक बार देख लो. यहां n को क्या बोलते हैं? n is what? n is order with respect to A and m is order with respect to B. ठीक है, n और m को ऑर्डर बोलते हैं, a के रिस्पेक्ट में b के. अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए यानी n + m कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या बोल लो उसे? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यानी अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा a + b + c
गिव्स अस प्रोडक्ट। तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर पी। ठीक है, यहाँ पे एन क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, एम क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और पी क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। और अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 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 सबको जोड़ दो यानी एन प्लस एम प्लस पी। और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, एन हो गया, एम हो गया, पी, ऑल आर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज। हर एक चीज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब अगर मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी को अगेन हटा दूं तो मेरा कांस्टेंट आएगा जिसे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अगर मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो आएगा कांस्टेंट के, जिसे क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब क्या आते हैं, डिफाइनिंग रेट कांस्टेंट है ना, डिफाइनिंग रेट कांस्टेंट। अपन रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, डिफाइनिंग रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर लेते हैं। देखो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करना है यहां समझो। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख दी ये, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, हमको नहीं पता एन क्या। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 1 मोलर कर दूं तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 की पावर एन। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, यानी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, के। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के है, मैं कह सकता हूं के विच इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of all reactant, when concentration of all reactants, when concentration of all reactants, when concentration of all reactants become unity, जब सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी यानी 1 हो जाए, ठीक है, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, के। सो के बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू यूनिटी, वो एक हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं इसको कि के हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के बाद बात करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। तो रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के क्या रेट कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी 2a + 3b गिव्स अस 4c, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। अब सबको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके बराबर, वो कैसे डिफाइन किया जाता है, या रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, अपन बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है के आर मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ए की पावर हमें नहीं पता क्या होती है एन, बी की पावर हमें नहीं पता क्या होती है एम, ऑब्वियस सी बात है हमको नहीं पता। अब अगर मैं इसी रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर मैं इसी रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ ए डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा 1/2 माइनस ऑफ dA/dt बराबर है के आर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एम। अब ये 2 स्टेट चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ dA/dt, ये 2 स्टेट आ गया तो ये आ जाएगा 2kr कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एम। अब ये जो 2kr है, ये 2kr क्या हो गया, पहले तो आप इसको समझो, ये माइनस ऑफ dA/dt क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये क्या हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। जैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन था, जैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन था तो वो बन गया रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये बन गया रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जिसको मैं बोल सकता हूं के ए, और ये के ए किसके बराबर है 2 इंटू
के आर वेयर 2 इज द स्टोशियोमेट्री ऑफ ए। अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन को मेरे दोस्तों मैं किस टर्म्स में लिख सकता हूं, मैं बी की टर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, 1/3 माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी है ना, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही हुआ। किसके बराबर है, के आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एम। ये 3 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी, 3 उस साइड गया, 3 के आर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एम। अब ये जो 3 के आर है, अब ये तो हो गया क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और ये बन गया रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी ये बन गया के बी किसके बराबर है, 3 के आर के। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसी रेट ऑफ रिएक्शन को मैं सी की टर्म में भी लिख सकता हूं, और अगर मुझे सी की टर्म में लिखना तो बोलूंगा 1/4 ये, फिर ये 4 उस साइड चल के बन जाएगा 4 के आर, ए की पावर एन और बी की पावर एम। अब ये जो 4 के आर है ये बन जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो बेटा यहां से तुम शायद ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो मेरा के ए है, यहां जो मेरा के ए आया वो किसके बराबर आया, 2 के आर के, यानी के आर इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। जो मेरा के बी है रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, वो किसके बराबर आया, 3 के आर के, और जो मेरा के सी आया वो किसके बराबर आया, 4 के आर के। तुम्हारे सामने डेरिवेशन भी है, के ए 2 के आर, 2 इंटू के आर, के बी चेक करो चेक करो चेक करो, 3 स्टोशियोमेट्री 3 इंटू के आर, ये किसके बराबर आया, स्टोशियोमेट्री 4 इंटू के आर। सो दैट इज इट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब अगर लेट सपोज मैं कोई भी रैंडम रिएक्शन ले लेता हूं, मैं ले लिया 3a प्लस 2b प्लस 5c गिव्स अस 4d। अब मैं बोलूंगा कि रेट कांस्टेंट के ए मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट कांस्टेंट मतलब के मतलब रेट कांस्टेंट किसका, डिसअपियरेंस ऑफ ए का, किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी किसके बराबर होगा, बी की स्टोशियोमेट्री इज व्हाट, 2 इंटू के आर, के सी रेट कांस्टेंट, क्योंकि सी अगेन रिएक्टेंट है तो डिसअपियरेंस ही होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी क्या होगा, 5 के आर, और रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी किसके बराबर होगा, 4 के आर। एक तो तुम्हें ये आना चाहिए, दूसरा इनका रेशो निकालना, यानी के ए इज टू के बी इज टू के सी इज टू के डी। के किसके बराबर है, 3 के आर, के बी किसके बराबर है, 2 के आर, के सी किसके बराबर है, 5 के आर, के डी किसके बराबर है, 4 के आर, के आर के आर के आर के आर कटा, 3:2:5:4। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारा के ए बराबर है किसके था, 3 के आर, तो यहां से मेरा बन जाएगा के ए बाई 3 बराबर है के आर। मेरा के बी किसके बराबर था, 2 के आर, तो यहां से मेरा बन जाएगा के बी बाई 2 बराबर है के आर। मेरा के सी किसके बराबर था, 5 के आर, यहां से मेरा बन जाएगा मेरा के सी बाई 5 बराबर है के आर। मेरा 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 के डी किसके बराबर था, मेरा के डी बराबर था 4 के आर, यहां से मेरा बन जाएगा कि के डी बाई 4 बराबर है के आर। तो यहां से एक चीज क्लियर है, यहां देखो मैं गोले मार देता हूं, एक ये के आर बराबर है के ए बाई 3 के आर के बराबर है, के बी बाई 2 के आर के बराबर है, के सी बाई 5 के आर के बराबर है, और के डी बाई 4 भी के आर के बराबर है। तो ये तीनों चीजें तुमको पता होनी चाहिए। यानी अब अगर मैं एक रिएक्शन लिख दूं तुम्हारे लिए, कोई रिएक्शन कोई भी दे दे यार, ये अब तुम्हें पहली चीज पता होनी चाहिए, अगर इक्वालिटी की बात कर रहा है, अगर वो बोल रहा है लेट अस सपोज के ए अपॉन एक्स
बराबर है के बी अपॉन वाई बराबर है के सी अपॉन जेड बराबर है के डी अपॉन एम। तुम्हें पता अगर इक्वालिटी है तो क्या होता है, के ए डिवाइडेड बाय ए की स्टोशियोमेट्री 3 बराबर है के बी डिवाइडेड बाय बी की स्टोशियोमेट्री 2 बराबर है के सी डिवाइडेड बाय सी की स्टोशियोमेट्री 5 बराबर है के डी डिवाइडेड बाय डी की स्टोशियोमेट्री 4। यानी आपको स्टोशियोमेट्री से डिफाइन करना है। यानी एक्स क्या होगा, एक्स होगा स्टोशियोमेट्री ऑफ ए, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स होगा स्टोशियोमेट्री ऑफ ए, एक्स क्या होगा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, वाई क्या होगा, वाई बी के नीचे है के बी के नीचे, वाई क्या होगा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, और जेड क्या होगा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, और एम क्या होगा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। देयरफॉर मैं कह सकता हूं एक्स किसके बराबर है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए यानी 2, वाई किसके बराबर है बी की 4, और z किसके बराबर है c का 5, और m किसके बराबर है 3। ठीक है, तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। ये सॉल्व करो। सबको पता है अगर वो इक्वालिटी मेंटेन कर रहा है तो के ए डिवाइडेड बाय ए की स्टोशियोमेट्री 1, के बी डिवाइडेड बाय बी की स्टोशियोमेट्री 3, के सी डिवाइडेड बाय सी की स्टोशियोमेट्री 2। ए बी सी आ गया तुम्हारे सामने, उसने सबका सम पूछा, ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया, ये हमारा सी आ गया। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा 1 प्लस 3 प्लस 2 किसके बराबर आ गया 6। तो आई होप ये रेट कांस्टेंट की जो कहानी है डिसअपियरेंस और अपीयरेंस वाले, ये तुमको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें तुमको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन? अरे भैया वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जो रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है वो किसका कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सो जो के है, के ए है वो भी कांस्टेंट है मगर किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का। जो के आर है वो भी कांस्टेंट है मगर किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। और दोनों में अंतर होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अलग चीज है और रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है। आई होप सबको क्लियर होगा। नाउ विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमने रेट कांस्टेंट अलग अलग तरह के कर लिए, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कर लिया, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें कर ली। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक हमको कवर अप करना है, द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, पहली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जितनी भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पावर आती हैं आप सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट अस सपोज आई हैव दिस रिएक्शन 2a प्लस b गिव्स अस प्रोडक्ट p। ठीक है, और मान लीजिए कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं तो रेट कांस्टेंट भी किसका आएगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आएगा, a की पावर हमें नहीं पता क्या आएगी क्योंकि स्टोशियोमेट्री से डायरेक्ट आना, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था जो बाद में फेल भी हो गया था, डिस्कार्ड भी हो गया था। तो पावर n ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है और b की पावर m ये भी एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है ना। n को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। m को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए यानी n प्लस m की बात अगर की जाए, n प्लस m की अगर बात की जाए तो ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है n और m दोनों एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हैं, n एंड m आर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज, यानी एक्सपेरिमेंट की माध्यम से इन्हें निकाला जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज। Therefore, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इज एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। तो यहीं से हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या क्या फीचर्स बन जाएंगे, फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहली चीज तो यही आ गई कि जो ऑर्डर है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। भैया ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या आती है, जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर कैन बी जीरो, यानी ऑर्डर हमारा जीरो भी हो सकता है, कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकती है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल बोले तो, फ्रैक्शनल बोले तो दैट इज ऑर्डर 2/3 भी आ सकता है, ऑर्डर 4/3 भी आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर कैन बी इर्रेशनल, ऑर्डर कैन बी इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब यानी ऑर्डर इस फॉर्म में भी आ सकता है 2√2, दैट इज 2√2, या सिर्फ √2 एटसेट्रा, ठीक है। ऑर्डर इस तरीके से भी आ सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूं वो है कि एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कोई डिस्कशन नहीं करा, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन मैं बता दूंगा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो ऑर्डर है, ऑर्डर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री, ऑर्डर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और वहीं अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात की जाए, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है ये भी डिस्कस करूंगा अभी। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कम्स फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप के माध्यम से निकाला जाता है। चलिए अब यहां पे तीन नई चीजें आ गई जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी। एक एलिमेंट्री रिएक्शन एक वर्ड है जो तुमको अभी तक मैंने जिसका आइडिया नहीं दिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है इसका आइडिया नहीं दिया, और तीसरा ये स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है इसका आइडिया भी मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें अपन दो तरह के रिएक्शन का जिक्र करने वाले हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, है ना। व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, यानी उसमें कोई इंटरमीडिएट वगैरह नहीं बनता, बीच की कोई स्टेट नहीं बनती ना इंटरमीडिएट, अपन एक सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, इनको सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी बोलते हैं, इनको सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी बोलते हैं, है ना। या अपन बोल सकते हैं रिएक्शंस दैट कंप्लीट इन वन स्टेप, इन वन स्टेप, एक स्टेप में जो कंप्लीट हो जाए रिएक्शन वो एलिमेंट्री है, दैट इज एलिमेंट्री। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि A प्लस बी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका मतलब ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, इसमें बीच में कोई स्टेप नहीं बनता, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट होता है जो रिएक्शन के बीच में बनता है और बीच में खत्म हो जाता है, ये एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप है। और अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो अपन ने बोला एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, Kr, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। A की पावर डायरेक्टली उसकी स्टोइचियोमेट्री से आएगी 1 और B की पावर भी डायरेक्टली उसकी स्टोइचियोमेट्री से आएगी, दैट इज 1। अब ऐसे ही कोई अगर हमें एक और रिएक्शन दे दे और बोल दे कि बेटा 2A प्लस बी ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लो किसी ने बोल दिया यार कि ये भी कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री 2 और B की पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री 1, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अच्छा मान लो कि कोई अगर ऐसा बोल दे कि A प्लस 2B प्लस C गिव्स अस प्रोडक्ट, अगर कोई बोल दे ये भी एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप है, मान लो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री भी मान लिया, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, अगेन वही रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है रेट कांस्टेंट Kr, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, B की पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री 2 और C की पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री 1। तो यहां से ऑर्डर इसका सम हो जाएगा, यानी यहां से अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर किसके बराबर आएगा,
सब पावर्स का जोड़ दो, 2 + 1 3। यहां से ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 + 2 + 1 4। यानी मैं कंक्लूजन में एक चीज लिख सकता हूं कि ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is the sum of powers to which the concentration terms are raised, to which the concentration terms are raised। ठीक है, to which the concentration terms are रेस्ड। आई होप यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक तुमको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, अब बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में भी की जाए। जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है दोस्तों, वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ये एक मल्टी स्टेप्स रिएक्शन होती है। मल्टी स्टेप मतलब जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप हो। ठीक है, तो पहली बात ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप रिएक्शन मान लो, लेट अस सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखा 2A + B गिव्स अस प्रोडक्ट, तो ये एक स्टेप में नहीं हुआ होगा, ये चीज एक सिंगल स्टेप में हुई नहीं होगी। अगर एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता तो हम इसे एलिमेंट्री बोल देते, पर अगर ये कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब शायद पहले ए या बी ने मिलकर कोई एक इंटरमीडिएट सी बनाया होगा, और फिर सी, क्योंकि मैंने ए के कितने मॉलिक्यूल्स दिए, 2 लिए ना, ए के 2 इक्विवेलेंट है, अभी तक तो एक ही यूज हुआ, तो जो इंटरमीडिएट सी बना वो ए के साथ कंबाइन करके, ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। अब ये 2 स्टेप जो हैं ये अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी ये अपने आप में एक रिएक्शन है पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप अपने आप में एक रिएक्शन है। अगर पहला स्टेप अपने आप में एक रिएक्शन है तो पहले स्टेप का अपना एक रेट होगा, अपना एक रेट कांस्टेंट होगा, उसे मैं बोलता हूं रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है वो अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी अपने आप में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और उसका एक रेट कांस्टेंट होगा, उसका एक रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसका एक रेट कांस्टेंट होगा K2 मान लिया। भैया अगर मैं बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स हैं, यानी 2 एलिमेंट्री रिएक्शन इन्वॉल्व है, ये ओवरऑल रिएक्शन दोनों रिएक्शंस को मिलकर होती है, तो पहली रिएक्शन का अपना एक रेट हो गया, उसका अपना एक रेट कांस्टेंट हो गया, सेकंड रिएक्शन का अपना एक रेट हो गया, उसका एक रेट कांस्टेंट हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक स्टेप का रेट जो होगा वो स्लो होगा, यानी कंपैरेटिवली एक रिएक्शन फास्ट होगी और दूसरी रिएक्शन स्लो होगी। मान लीजिए मेरा सेकंड स्टेप फास्ट है, मान लीजिए कि ये मेरे पास फास्ट स्टेप है, और मान लीजिए स्लो स्टेप है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाता है ना, ठीक है, वो दिया जाता है स्लो स्टेप से। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लो स्टेप, उसको आरडीएस बोलते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। अंग्रेजी में थोड़ा तोड़ जोड़ कर लेना तुम, ठीक है, गिवन आएगा क्या आएगा, बट मेरी भावनाओं को समझो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कम्स फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, तुम ये लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन कम्स, मतलब कहां से आता है रेट ऑफ रिएक्शन, कम्स फ्रॉम द स्लोएस्ट, यानी ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है, मैं अभी किसी इंडिविजुअल स्टेप के रेट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल रिएक्शन के रेट की बात कर रहा हूं। वो जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट है कम्स फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेट को डिसाइड करने वाला वही स्टेप होता है, कॉल्ड एज रेट। अब जैसे मुझे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, हाउ आई एम सपोज टू राइट, तो मेरे को अगर यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, यहीं से लिखूंगा, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर। अब देखो ना, मैंने बोला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप के रेट से लिखा जाएगा। अब जो स्लोएस्ट स्टेप है वो अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप से लिख रहा हूं तो ये स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप के रेट से आएगा। और स्टेप का रेट कैसे लिखा जाएगा, इसका रेट कांस्टेंट K1 आ गया, ए की पावर इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, क्योंकि अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री अगर ये है तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है वो डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री से आएगी, तो ए की पावर 1 आ गई और बी की पावर भी 1 आ गई। अब अगर मैं सिर्फ अच्छा, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती, यानी 2 स्टेप नहीं हो रहे होते, एक ही स्टेप हो रहा होता,
तो इसका ऑर्डर कहां से आता है? डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री, यानी 2+1 3 ऑर्डर आता। पर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और यहां ऑर्डर स्लोएस्ट स्टेप से डिसाइड किया जाता है, और स्लोएस्ट स्टेप से हमारा ऑर्डर क्या आया? अगर ये एलिमेंट्री होती तो ऑर्डर 3 आता, पर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसलिए इसका ऑर्डर 2 आया। तो इसलिए मैंने बोला जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनका जो ऑर्डर है वो स्लोएस्ट स्टेप से आता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने क्या करा, मैंने मेरा स्लोएस्ट स्टेप बदल दिया। जो स्लो था मान लो वो फास्ट है, और जो फास्ट था मान लो उसको मैं स्लो कर देता हूं। मान लो ये मेरा फास्ट स्टेप हो गया और ये मेरा स्लो स्टेप हो गया। अब ऐसे केस में सारी मतलब चीजें बदल जाएंगी। अब ऐसे केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा मेरे भाई, वो कहां से लिखा जाएगा? ऐसे केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वो कहां से लिखा जाएगा? ऐसे केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वो स्लोएस्ट स्टेप से लिखा जाएगा। अब इस केस में स्लोएस्ट स्टेप तो सेकंड वाला है, तो यानी सेकंड का रेट कांस्टेंट K2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री 1। पर यहां आपको एक खास ध्यान रखना है, C रिएक्टेंट नहीं है और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करता। पर यहां C तो इंटरमीडिएट आ गया ना, C इज एन इंटरमीडिएट। जो चीज रिएक्शन के बीच में बने और रिएक्शन के बीच में ही खत्म हो जाए वो इंटरमीडिएट कहलाती है, उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। और यहां C मेरा इंटरमीडिएट है और रेट ऑफ रिएक्शन कभी इंटरमीडिएट पे डिपेंड ही नहीं करता, C मेरा इंटरमीडिएट है। C क्या है? इंटरमीडिएट है। तो भैया हमें इसे हटाना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या करना पड़ता है? वी नीड टू रिमूव इंटरमीडिएट। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना पड़ता है? हमें इंटरमीडिएट हटाना पड़ता है। तो मैं काम करता हूं, इसे यहां नहीं लिखता हूं। ठीक है, लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपने देख लिया होगा स्लो स्टेप ये है, तो मैं यहां से रेट लिख लेता हूं एक बार। तो रेट हमारा किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर 1। पर अगेन मैं कह रहा हूं ये मेरा इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ ही नहीं सकता क्योंकि उसका तो कोई मतलब ही नहीं ना, वो तो रिएक्शन के बीच में बन रहा और खत्म हो रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, राइट? इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। देयरफॉर वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस इंटरमीडिएट, या वी नीड टू एक्सप्रेस C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें इसको कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर दैट वी यूज, उसी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फॉर दैट वी यूज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। उसी के लिए हमारे पास ये दो टॉपिक निकल के आते हैं, एक आता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और दूसरा क्या आता है? प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। इन दो अप्रोक्सीमेशंस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? जो C है यानी जो इंटरमीडिएट है उसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं? हमारे रिएक्टेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी कहानी किसकी? एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की दोस्तों। ठीक है, अब ऑर्डर को पढ़ने के बाद, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का एक हल्का सा बेसिक सा आइडिया लेने के बाद अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी चाहिए दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब सवाल आता है सर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन? ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक दफा हम। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? मॉलिक्यूलैरिटी को कहा जाता है कि भैया रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल्स आपस में साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, या नंबर ऑफ स्पीशीज रिएक्टिंग साइमल्टेनियसली, या नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है, कोलाइडिंग थोड़ा सा परेशान करता है कई दफा, ठीक है, वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं, रिएक्टिंग ज्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज
number of molecules of reactant या number of molecules of reactant reacting simultaneously to form product. यानी कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, जो मॉलिक्यूलरिटी है इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन किया गया. इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस. ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन किया गया. और इसकी जो वैल्यू है, मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है, वो डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्री से आ जाती है, जो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों. ठीक है, सो मॉलिक्यूलरिटी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री. मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूं. Stoichiometry. Therefore, it is a theoretical concept. Therefore, it is a theoretical concept. इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. आओ समझाता हूं. पहली बात जो तुमको ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है. मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा 2a plus b gives us प्रोडक्ट, और मैंने कहा ये एलिमेंट्री है. एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप है. एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप. बेटा अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री यानी सिंगल स्टेप है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 molecules of A react simultaneously with 1 molecule of B to form product. तो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी यहां पे कि जो ए के 2 मॉलिक्यूल हैं वो बी के साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, यानी तीनों का कोलिजन एक साथ हो रहा है, तीनों का रिएक्शन एक साथ हो रहा है. ऑल 3 आर रिएक्टिंग एट द सेम टाइम एट सेम पॉइंट. तो भैया अगर मैं ऑब्वियस सी बात है यहां मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं कि मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग साइमल्टेनियसली. तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं, 2 ए के और 1 बी का. अगर ये तीनों एक साथ एक टाइम पे रिएक्ट नहीं कर रहे होते, और मान लो एक ए और एक बी पहले रिएक्ट कर देते, और तीसरा जो ए है, दूसरा ए है, सॉरी 2 ए में से एक ए बी के साथ पहले कोलाइड कर जाता, रिएक्ट कर जाता, और दूसरा ए बाद में आता, तो बेटा ये कभी भी सिंगल स्टेप रहती ही नहीं, क्योंकि ए और बी आपस में मिलके कुछ सी बनाते, और फिर ए आता, वो किसके साथ मिलता, वो तो सी के साथ मिलता ना, वो ए या बी के साथ कभी नहीं मिलता. सो इसलिए कह रहा हूं ये रिएक्शन एलिमेंट्री तभी होगी, ये सिंगल स्टेप तभी होगी अगर सारे रिएक्टेंट एक साथ कोलाइड करके एक साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर कुछ रिएक्टेंट आपस में पहले मिल गए और कुछ रिएक्टेंट पीछे रह गए, तो जो पहले आपस में रिएक्ट करके वो एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, और बचे हुए रिएक्टेंट फिर उस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो रिएक्शन तो मल्टी स्टेप हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स हो गया. और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो डिफाइन ही किसके लिए की गई, एलिमेंट्री के लिए. इसलिए कहते हैं जो मॉलिक्यूलरिटी है वो डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्री से बता सकते हैं. तो मॉलिक्यूलरिटी यहां पे कितनी आई, 2 + 1 दैट इज 3. तो आई होप ये समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो स्टोइचियोमेट्री से क्यों आ जाती है. ठीक है, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी है ये तुम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्टेप्स है वो एलिमेंट्री हैं, तो हर एक स्टेप के ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा. लेट अस सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 3 स्टेप लिखे, मैकेनिज्म में 3 स्टेप है, तो हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी. किसी की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, किसी की 3 होगी, है ना, किसी की 4 होगी. ऐसे केसेस में हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो 2 है या वो 3 है या वो 4 है. पर कई जगह वहां पे भी स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर दी जाती है. हालांकि मॉलिक्यूलरिटी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है नहीं, पर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैं लिख देता हूं बाकायदा ये चीज पूरी जिम्मेदारी के साथ. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन and sometimes
and sometimes molecularity of slowest step is considered as, कंसीडर की जाती है, ठीक है, अदरवाइज डिफाइन नहीं की जाती। देखो डिफाइन करना और कंसीडर करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी डिफाइन ही नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी है। फर्स्ट स्टेप की अलग हो सकती है, सेकंड की अलग हो सकती है, थर्ड की अलग हो सकती है। अगेन वी कैन टेक एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मान लो पहले ए है, फिर सी से बना डी, फिर डी ए के साथ रिएक्ट करके बनाता है ई, फिर ई रिएक्ट करता है बी प्लस सी के साथ और बनता है प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। ये रिएक्शन है और ये उसका मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। अब हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी, जैसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करो, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, हर एक ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 2 आ गई। सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी देखो, रिएक्टेंट कितने 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 आ गई। थर्ड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गई और फोर्थ स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 3 आ गई। चेक कर लो बेशक, 1 + 1 + 1 3। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसलिए ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज कहते हैं कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसीलिए कहा जाता है ना, so in case of complex reaction, each step has its own molecularity, therefore it is difficult to define molecularity of overall reaction। ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। बट वही कहा, समटाइम्स इट इज कंसीडर्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज कंसीडर्ड एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो ये बस एक बात है, मान लिया जाता है, ठीक है। अब बात फीचर्स की कर लेते हैं। अगर बात फीचर्स की जाए तो पहला, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री, comes directly from stoichiometric coefficient। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। भैया मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कैन नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी, ना वैल्यू छोड़ो, तुम लिखो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। लॉजिकल भी है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ही हुआ कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलरिटी जीरो है, इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट ही नहीं कर रहा, और अगर कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा। फिफ्थ पॉइंट आता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल का मतलब समझ रहे हो, मतलब मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलरिटी 3/4 है, तो इसका मतलब 3/4 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, और 3/4 मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज नहीं होती। मॉलिक्यूल हमेशा होल होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। इसलिए कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज
अ होल नंबर, अ कंप्लीट नंबर। देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने बोला मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे स्टेटमेंट आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, वहां लिखा होता है मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं अच्छा मॉलिक्यूलरिटी जीरो तो नहीं हो सकती, पर जीरो तो होल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट को गलत बोल देते हैं। अरे बाबू वो ये कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, यानी या तो 1 या तो 2 या तो 3। ये 1 2 3 भी तो होल नंबर है। तो जब वो कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर, सेट नहीं बोला। अगर वो बोलता ना इट इज अ सेट ऑफ होल नंबर तो भैया गलत है। उसने बोला इट इज ऑलवेज अ होल नंबर मतलब एक कंप्लीट नंबर होगा। 1 इज अ होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 है यस 1 इज अ होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी अगर 2 है यस 2 इज अ होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 है यस 3 इज अ होल नंबर। सो अगर वो लिखते हैं मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर तो ये गलत नहीं है, ये सही है। एंड नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी इरेशनल। भैया इरेशनल भी नहीं हो सकती, अंडर रूट ऑफ 2 भी नहीं हो सकती, अंडर रूट 2 जैसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता। कैन नॉट बी इरेशनल, और मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, शायद मैंने ऑर्डर में ये बात लिखी नहीं थी, पर ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, शायद मैंने नहीं लिखी थी ना। ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कहीं लिख लो ये चीज तुम बेशक 7th पॉइंट बना के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव। तुम बोलोगे कैसे ही नेगेटिव, अरे इनहिबिटर, मान लो कोई रिएक्टेंट इनहिबिटर का काम करने लग जाए तो वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा ना, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव ऑर्डर है, इनवर्स रिलेशन हो गया। ये तो बात है। एग्जांपल दे देता हूं, हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव। अगर किसी के दिमाग में ये बत्ती जल रही है सवाल की तो उसको खत्म कर देना यार, ये चुल है तो उसको खत्म कर देता हूं अभी। मान लो मेरे पास A प्लस बी प्रोडक्ट है, भैया हुआ ये बी इनहिबिटर है। अब आप इनहिबिटर का मतलब समझो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी ना एक विवाद छिड़ जाता है, इनहिबिटर नेगेटिव कैटलिस्ट है। अरे बाबू इनहिबिटर क्या होता है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट तो नाम दे दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट नाम की एक्चुअली कोई चीज होती नहीं है, ये तो बस एक ऐसे कहने के तौर पे बोल दिया नेगेटिव। नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ नहीं होता। इनहिबिटर एक रिएक्टेंट होता है, इनहिबिटर इज अ रिएक्टेंट, इनहिबिटर इज अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कैटलिस्ट तो वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और फिर रीजनरेट हो जाए। इनहिबिटर रीजनरेट थोड़ी ना होते हैं, इनहिबिटर तो कंज्यूम हो जाते हैं, और जो रिएक्शन में कंज्यूम होता है वो कभी कैटलिस्ट नहीं होता, वो रिएक्टेंट होता है। जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए इट इज अ रिएक्टेंट। सो इनहिबिटर कैटलिस्ट तो है ही नहीं, पहली बात तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो भी कहते हैं वो गलत कहते हैं, हालांकि किताबों में कुछ लिखा होगा, बट एक बहुत ही अच्छी किताब है उसमें साफ साफ लिख रखा है कि नेगेटिव कैटलिस्ट कहना लॉजिकली गलत है, क्योंकि ये कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट होता है जो रीजनरेट हो जाए, बट ये रीजनरेट नहीं होता, ये कंज्यूम होता है। सो इट इज अ रिएक्टेंट, इट इज अ रिएक्टेंट, इट इज अ रिएक्टेंट, इट इज अ रिएक्टेंट which decreases rate of reaction। अब मान लो मैंने लिखा कि जो मेरा रेट है ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, मतलब बढ़ा रहे, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का स्क्वायर, यानी जो मेरे पास मतलब घट रही है और 2 की पावर से घट रही है, यानी जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो आएगा के आर ए की पावर 1 और बी की पावर -2। तो ऑर्डर क्या बना, +1 -2 -1, तो ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। समझ में आया ना, एक रिएक्टेंट रिएक्ट और दूसरा रिएक्टेंट इनहिबिटर का काम कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट तो है मगर अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन का रेट है वो कम हो जाएगा। तो अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं बी की तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है, और ये पावर 2 के साथ चेंज हो रहा है, तो इसकी पावर +1 है इसकी पावर -2 है, ओवरऑल ऑर्डर -1 आ गया। ठीक है, सो दिस इज मॉलिक्यूलरिटी के फीचर्स आ गए। ठीक है कि बेटा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है हमने आपको वो बता दिया। अब अगर आपको कोई बोले कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस लिखो तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, क्या हम ये डिफरेंस लिख सकते हैं? मुझे लगता है बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं डिफरेंस। आई थिंक ये डिफरेंसेस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिफरेंसेस बहुत ही आसानी से लिखे जा सकते हैं, है ना।
अब जितने तुम चाहो उतने लिख लो यार, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, ये तो क्या तुम्हें खुद से ही कर लेना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये तो आपको खुद को ही लिख लेने चाहिए, ये तो आपको खुद को ही लिख लेने चाहिए, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंसेस। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल है। अच्छा, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है, कैन बी डिफाइंड, इज डिफाइंड, नॉट कैन बी, इज डिफाइंड फॉर both elementary and complex. Only for elementary reactions. Order can be 0, negative, fractional, irrational. मॉलिक्यूलैरिटी इनमें से कुछ भी नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलैरिटी ना जीरो हो सकती, कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, इरेशनल और फ्रैक्शनल। सो मॉलिक्यूलैरिटी से सारे हक छीन लिए गए, तो इनमें से कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्डर मे और मे नॉट बी अ होल नंबर, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो इस तरीके से तुम जितने चाहो उतने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो है वो बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच का डिफरेंस जो होता है। ठीक है, वो अपन ने तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है ना। अच्छा, अगला टॉपिक जो हमको करना है दैट इज रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, वो क्या है, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम्स, उसकी चर्चा अपन करेंगे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी और ये सारी की सारी चीज़ें जो वो डिस्कस की जाएंगी। बट आई थिंक दैट विल विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसको हम अगले लेक्चर में ले छोड़ते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम अंत में, बिल्कुल अंत में एक छोटी सी चीज़ कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट for different order of reaction, for different order of reaction। पहले एक जनरल nth ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, है ना, पहले nth ऑर्डर के लिए, फिर बाकी देखते रहते हैं, आगे करते रहेंगे अपना अपना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिया ए से प्रोडक्ट, nth ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या है, तो मैंने लिखा कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है कि आर, क्या मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, देखो सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मोलैरिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोलैरिटी की यूनिट क्या होंगे, मोलैरिटी की यूनिट यानी मोलर, और टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकेंड। के आर की यूनिट हमको निकालनी है, एक कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर। मोलर बोले तो मोल पर लीटर, और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर एन हो जाएगा। अब मैथ्स आ गए, तो अब ये हो जाएगा मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर ये के आर, मोल की पावर एन, लीटर की पावर -n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको इससे ले आओ तो ये बन जाएगा मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1। इसको इस साइड ले आओ तो डिवाइड हो जाए, मतलब डिवाइड क्या, डिवाइड ही कर दो पहले। ठीक है, ये इस साइड आके पावर नेगेटिव हो जाती है, तो वहां मोल की पावर n थी, यहाँ मोल की पावर -n, वहां लीटर की पावर -n थी, यहाँ लीटर की पावर n हो जाएगी, और इस साइड बच जाएगा खाली के आर। मोल की पावर 1, मोल की पावर -n, बेसिस सेम, पावर्स गेट एडेड, मोल की पावर 1 -n, लीटर की पावर n प्लस क्या है, -1 है तो n -1, और सेकेंड इनवर्स, ये आ गया यूनिट ऑफ के आर।
फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जनरल, मतलब फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, अब इसको अपन अलग अलग लेके कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ के आर क्या आया, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन, यानी जो मोल की पावर है लीटर जस्ट उसका नेगेटिव है, यानी अगर मोल 1 माइनस एन है तो लीटर n माइनस वन है, और सेकंड इनवर्स तो एज इट इज है ही ना। अभी लास्ट ईयर ही नेट में इसका सवाल आया था। ठीक है, इसी के बेसिस पे सवाल आया था। अब अगर मैं बात जीरो ऑर्डर की करूं, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की वैल्यू जीरो कर दो, तो यूनिट ऑफ के आर क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, वेयर n is what, n is order of reaction। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के आर क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस जीरो, लीटर की पावर 0 माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और शायद यही रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देख लो देखो देखो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ के आर है वो किसके बराबर है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद अब जीरो के बाद बारी आती है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की आ जाती है बारी। फर्स्ट ऑर्डर पर कोई बात नहीं, तो यूनिट ऑफ के आर क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस एन, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर n माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो मोल की पावर 1 माइनस वन, लीटर की पावर 1 माइनस वन, सेकेंड इनवर्स, मोल की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो यहाँ बचा सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के आर क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है दैट इज सेकेंड इनवर्स। अब बेटा सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं। पहले के आर की यूनिट होती किसके बराबर, अगेन लिख लो, मोल 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। ऑब्वियसली यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, देयरफॉर जो के आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल 1 माइनस एन क्या आ गया 2, लीटर 2 माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। तो के आर किसके बराबर आ जाएगा, मोल की पावर माइनस वन, लीटर की पावर 1, सेकेंड इनवर्स। तो के आर किसके बराबर आ जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली अब आप थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाइए, थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाइए। यहाँ पे मेरे n की वैल्यू 3 रहेगी, देयरफॉर जो मेरा के आर का यूनिट रहेगा वो रहेगा मोल की पावर 1 माइनस एन, कितना आ गया 3, लीटर की पावर 3 माइनस वन, सेकेंड इनवर्स, यानी हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल की पावर माइनस 2, सेकेंड इनवर्स। अब मैं थोड़ा सा तुमको ना एक पैटर्न दिखाता हूं, पैटर्न। मैं यहां जीरो लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल की पावर 1, लीटर माइनस वन, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मैं फर्स्ट की बात करता हूं, तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकेंड इनवर्स। मैं सेकेंड की बात करता हूं, मोल की पावर माइनस वन, लीटर की पावर 1, सेकेंड। मैं थर्ड ऑर्डर की बात करता हूं, जहां तक हमने निकाल लिया, मोल की पावर माइनस, चेक कर लो यहां तक तो हमने निकाला ना बाकायदा, मोल की पावर माइनस 2, लीटर की पावर 2, ठीक है, निकाला है। कैन यू सी अ पैटर्न गाइज, अगर आप जीरो से फर्स्ट से सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, तो जो मोल की पावर है, देखो तीन टर्म्स हैं, मोल लीटर सेकंड, मतलब मोल लीटर सेकंड, मोल लीटर से तीन है। मोल जीरो का याद रख लो, जीरो का याद, मोल पर लीटर, यानी जो भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन तो सबको पता है किसके बराबर होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी चेंज इन मोलैरिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मोलैरिटी की यूनिट आ गई मोल पर लीटर, और नीचे चेंज इन टाइम का आ गया सेकंड, सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो बन गया मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वही जीरो ऑर्डर का, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का बन गया मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आप मोल की पावर घटाते चलो, लीटर की पावर बढ़ाते चलो, मोल की पावर घटाई 1 से 0, लीटर माइनस 1 से 0 बढ़ा दी, फिर 0 से माइनस 1 घटा दी, फिर 0 से प्लस 1 बढ़ा दी, फिर माइनस 1 से माइनस 2 1 से घटा दी, और फिर 1 से 2 1 से बढ़ा दी। सेकंड इनवर्स तो हर जगह कांस्टेंट है, यानी मैं ये बोल रहा हूं जो मेरी यहां से, जब तुम यहां से नीचे आ रहे हो, तो जो मेरी पावर ऑफ मोल है
डिक्रीजेस बाय 1 ऑन ईच स्टेप, और जो मेरी पावर ऑफ लीटर है इंक्रीजेस बाय 1 ऑन ईच स्टेप। अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया तो फिर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज योर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी याद कर लो, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर का कंटेंट। ठीक है, जिसमें फिर से बता रहा हूँ, मैं शुरुआत से बता दूँ अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने रेट ऑफ रिएक्शंस के साथ शुरुआत करा। रेट ऑफ रिएक्शन को आप डिफरेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट की टर्म में डिफाइन कर सकते हो, और जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करोगे किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की टर्म में, तो आप स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड जरूर करते हो। ठीक है, जो भी स्टोइचियोमेट्री उससे डिवाइड किया जाता है। फिर अगर रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन करो तो नेगेटिव का साइन आएगा, प्रोडक्ट की टर्म में डिफाइन करो तो नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। रिएक्टेंट में नेगेटिव का साइन इसलिए आता है क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज आता है, और डिक्रीज एक नेगेटिव चेंज है, इसलिए वहां नेगेटिव आता है। फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करी, रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करी, रेट ऑफ चेंज की बात करी। उसके बाद हमने बात करी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया जिसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन की पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है, पर फिर बाद में पता चला कि यार ये चीज तो सारी रिएक्शंस फॉलो ही नहीं कर रही, तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कार्ड कर दिया गया, और फिर एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन आया जिसने कहा कि हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पर उसकी किस पावर पे डिपेंड करता है भाई ये एक्सपेरिमेंट बता सकता है या हम नहीं बता सकते। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। और उसने बोला वो जो रिएक्टेंट की पावर है ना उसको ऑर्डर बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। और अगर आप जितने भी पावर्स हैं, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी जो पावर्स हैं, अगर आप सबको जोड़ लेंगे तो वो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सारी चर्चाएं करने के बाद उसके बाद फिर हमने बात करी रेट कांस्टेंट के बारे में कि भैया आप रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आता है जिसे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आया है। सो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पर किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। वैसे रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस भी आता है विच इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है वो, बट किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस का भी होता है, सबका होता है, हर एक रेट का अपना एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, इनके बीच का क्या रिलेशन है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, सारे के सारे रिलेशन डिस्कस कर लिए। उसके बाद ऑर्डर के क्या फीचर्स होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्री से आ जाता है, पर कॉम्प्लेक्स केस में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में जो ऑर्डर है वो कहाँ से आता है, स्लोएस्ट स्टेप से आता है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, देन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने डिस्कस करी। सो ये मेरा एक कंप्लीट लेक्चर 1 था। मैंने ऑब्वियसली बाद में डिटेल में नहीं समझाया, पर एक ओवरव्यू दे दिया हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, एंड आई विल सी यू अगेन in the next lecture, that is lecture number 2, where we'll be discussing about the reaction profile diagrams. हमारे reaction profile diagrams क्या होते हैं, we'll be discussing about obviously integrated rate equations, and I will try to cover up the SSA part, the steady state approximation and pre-equilibrium approximation as well. So guys, thank you so much for joining in, and that's it for today. Jai Hind, Jai Bharat, Shubh Ratri.